चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो जाकर चैनल में देख लीजिए। चैप्टर 3, पिछले 100 साल का स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। 1972 की शुरुआत में शेयर प्राइस का लेवल देखो। इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो पूरा मार्केट तो कवर नहीं करेगा, बस उसका एक छोटा सा हिस्सा ही होगा। लेकिन फिर भी उसे इतना तो समझना चाहिए कि शेयर मार्केट का इतिहास क्या रहा है, मतलब प्राइस लेवल के बड़े उतार चढ़ाव और कैसे शेयर की कीमतें, अर्निंग्स, कमाई और डिविडेंड्स, मुनाफे का बांटा हिस्सा आपस में रिलेट करते रहे। इतिहास जानने से बंदा अंदाजा लगा सकता है कि कभी मार्केट खतरनाक लग रहा है या कभी बहुत अट्रैक्टिव। वैसे एक मजेदार बात यह है कि प्राइस, अर्निंग्स और डिविडेंड्स का भरोसेमंद डेटा करीब 100 साल पीछे यानी 1871 से मिल जाता है। पहले 50 साल का डेटा इतना पक्का नहीं है, पर फिर भी काम चलाने लायक है। इस चैप्टर में हम ये डेटा सिंपल तरीके से रखेंगे, दो मकसद से। पहला दिखाना कि पिछले 100 सालों में कितने उतार चढ़ाव के बीच स्टॉक्स ऊपर की तरफ बढ़े। दो 10-10 साल के औसत में प्राइस, अर्निंग्स और डिविडेंड्स को देखकर समझना कि ये तीनों चीजें कैसे बदलती रहीं। इसके बाद हम 1972 की शुरुआत में मार्केट लेवल की बात करेंगे। 100 साल का सारांश। स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म हिस्ट्री दो टेबल्स और एक चार्ट में दिखाया गया है। टेबल 3.1, इसमें पिछले 100 सालों के 19 बेयर और बुल मार्केट साइकिल्स के हाई लो दिए हैं। इसमें हमने दो इंडेक्स यूज किए हैं। पहला काउल्स कमीशन वाला पुराना स्टडी 69 से, जिसे बाद में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P 500 से जोड़ दिया गया। दूसरा है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA, जो 1997 से चल रहा है और इसमें 30 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। चार्ट S&P का 425 इंडस्ट्रियल स्टॉक्स वाला 1900 से 1970 तक का उतार चढ़ाव दिखाता है। DJIA का चार्ट भी लगभग ऐसा ही है। इसमें तीन साफ पीरियड्स दिखते हैं। एक, 1900 से 1924 तक, छोटे छोटे साइकिल्स हर 3 से 5 साल में ऊपर नीचे, ग्रोथ एवरेज 3% सालाना। दो, 1925 से 1949, न्यू एरा बुल मार्केट 1949 तक चला, फिर जबरदस्त क्रैश और उसके बाद अनियमित उतार चढ़ाव। 1949 तक एवरेज ग्रोथ बस लगभग 1.5% सालाना, मतलब पब्लिक का शेयरों से भरोसा उठ गया था। तीन, 1949 से 1968, सबसे बड़ा बुल मार्केट जिसमें S&P 425 इंडस्ट्रियल्स दिसंबर 1968 तक 118 पहुंचा। डाउ 1949 में 162 से उठकर 1966 तक 995 हो गया, यानी 17 साल में 6 गुना। एवरेज लगभग 11% सालाना रिटर्न प्लस 3% डिविडेंड अलग से। बीच बीच में गिरावटें आईं, जैसे 1956 से 57 और 1961 से 62, लेकिन रिकवरी इतनी तेज थी कि इन्हें बस रिसेशन माना गया, नया बेयर मार्केट नहीं। 1968 से 2770 का झटका। 1968 के हाई से 1970 के लो तक S&P में लगभग 36% और डाउ में लगभग 37% की गिरावट आई। ये 1939 से 42 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। पर फिर वॉल स्ट्रीट के अंदाज में मार्केट ने 87 के बाद तेज रिकवरी भी की और 87 की शुरुआत में नया ऑल टाइम हाई बना लिया। 1949 से 87 तक का एवरेज प्राइस ग्रोथ करीब 9% सालाना रहा, डिविडेंड्स को छोड़कर। ये पहले के किसी भी पीरियड से कहीं ज्यादा था। अर्निंग्स और डिविडेंड्स का खेल। अब सिर्फ प्राइस देखना काफी नहीं है, कमाई और डिविडेंड्स को भी जोड़कर देखना चाहिए। टेबल 3.2 इसमें मदद करता है। ज्यादातर दशकों में अर्निंग्स, प्राइस और डिविडेंड्स बढ़े ही हैं। बस दो दशकों 1891 से 1900 और 1931 से 40 में अर्निंग्स और प्राइस गिरे। 1900 के बाद कभी भी एवरेज डिविडेंड्स घटे नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, पर 1960 की ग्रोथ 1950 से कम थी।
1970 में हालात थोड़े खराब हुए, कई कंपनियों ने नेट लॉस दिखाया, प्रॉफिटेबिलिटी गिरी और लंबे टाइम बाद काफ़ी दिवालिया केस सामने आए। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि 1969 से 70 में शायद बड़ा बुल मार्केट खत्म हो गया। प्राइस पर अर्निंग्स, पी ई रेशो का कमाल। 1949 में एस एंड पी इंडेक्स अपने पिछले 12 महीनों की कमाई के सिर्फ 6.3 गुना प्राइस पर बिक रहा था। 1961 में ये रेशियो 22.9 तक पहुंच गया। डिविडेंड यील्ड भी 1949 में 7% से गिरकर 1961 में 3% रह गया। उसी टाइम बॉन्ड्स का इंटरेस्ट 2.6% से बढ़कर 2.7% रह गया, 4.5% हो गया। ये वॉल स्ट्रीट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एटीट्यूड चेंज था। पुराने इन्वेस्टर्स ने इसे खतरे की घंटी माना। उन्हें 1926 से 1929 वाला बुल मार्केट और उसका क्रैश याद था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, 1970 में डाउ का क्लोजिंग वही था जो 6.5 साल पहले था, और सोरिंग सिक्सटीज बस ऊंचाई गिरावट का खेल निकला। लेकिन 1929-43 जैसी तबाही वाली मंदी वापस नहीं आई। कुल मिलाकर ये 100 साल का डेटा इन्वेस्टर को ये सीख देता है कि लॉन्ग टर्म में शेयर अच्छे चलते हैं, बीच बीच में गिरावट तो आती ही रहती है। 1972 की शुरुआत का स्टॉक मार्केट लेवल। अब जबकि हमारे पास 100 साल का डेटा है, प्राइस, अर्निंग्स और डिविडेंड्स का, तो ज़रा देखते हैं कि जनवरी 1962 में डीजीआईए का 900 और एस एंड पी कंपोजिट इंडेक्स का एक 100 लेवल हमें क्या बताता है। हर एडिशन में हमने उस समय के मार्केट लेवल पर राय दी है कि क्या वो लेवल कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट यानी सुरक्षित निवेश के लिए सही है या बहुत ऊंचा है। तो पुराने एडिशन में जो जो निष्कर्ष हमने निकाले थे, उन्हें यहाँ जोड़ना काम का रहेगा। इससे पता चलता है कि पिछले 20 सालों में मार्केट ने कैसे कैसे मोड़ लिए और किसी भी एनालिस्ट को कितनी मुश्किल होती है ये तय करने में कि मार्केट लेवल सही है या ओवर प्राइस्ड। हमारी पुरानी राय। 1948 डाउ जोन्स 180 पर था। हमने कहा ये लेवल ज्यादा ऊंचा नहीं है, वैल्यू के हिसाब से सही है। 1953 डाउ 275 पहुंच गया, 5 साल में 50% ऊपर। हमें लगा वैल्यू के हिसाब से सही है, लेकिन हमने सावधानी की सलाह दी। बाद में मार्केट अगले 5 साल में 100% और चढ़ गया। 1959 डाउ 544 के ऑल टाइम हाई पर था। हमने कहा ये खतरनाक लेवल है, बहुत ऊंचा है, यहां से और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन घाटा भी बड़ा हो सकता है। इसके बाद डाउ 1961 में 735 तक गया, फिर 1962 में घबरा कर 536 तक गिर गया। आईबीएम जैसी दिग्गज कंपनी भी आधी कीमत तक गिर गई। बहुत सारे हॉट स्टॉक्स 90% तक टूट गए। 1964 डाउ 992 पर था। हमने कहा अगर ये लेवल बहुत ऊंचा नहीं है तो फिर कभी कोई लेवल ऊंचा नहीं होगा। साथ ही सलाह दी कि कोई उधार लेकर शेयर मत खरीदो, पोर्टफोलियो में 50% से ज्यादा इक्विटी मत रखो, और अगर ज्यादा है तो घटा लो। इसके बाद डाउन 925 तक गया, लेकिन 1970 में गिरकर 632 तक आ गया। यानी हमारी सावधानी वाली सलाह सही साबित हुई। अब 1971 से 62 पर नजर। 1971 में डाउ फिर से 892 वाले लेवल पर आ गया था, लेकिन इस बार हमने एस एंड पी 500 का डेटा लिया क्योंकि वो ज्यादा कंपनियों को कवर करता है और मार्केट का सही चित्र दिखाता है। डेटा देखने पर ये बातें सामने आईं। पी रेशियो, प्राइस अर्निंग्स 1971 में 1963 और 1978 से कम था, लेकिन जब हमने बॉन्ड यील्ड से तुलना की तो मामला खराब निकला। 1948 में स्टॉक्स बॉन्ड से 2 गुना यील्ड देते थे, अब उल्टा हो गया था, बॉन्ड स्टॉक से ज्यादा दे रहे थे। नतीजा 1972 की शुरुआत का लेवल कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षक नहीं है। टेक्निकल तस्वीर। 1971 से 52 में मार्केट 1969 से 770 की गिरावट से रिकवरी कर रहा था। आमतौर पर ऐसी रिकवरी के बाद नया बुल मार्केट शुरू होता है। वॉल स्ट्रीट भी यही उम्मीद कर रहा था, लेकिन हमें लगता है कि मार्केट बहुत जल्दी 1970 की तबाही भूल गया। ये लापरवाही आगे जाकर भारी पड़ सकती है।
हो सकता है जल्दी ही फिर वैसी ही गिरावट आए, या फिर एक और बड़ा बुल रन दिखे, और उसके बाद बड़ा क्रैश। अब क्या करें? हमारी सलाह वही है जो 1964 में थी। कर्ज लेकर शेयर मत खरीदो। शेयरों का हिस्सा 50% से ऊपर मत ले जाओ। अगर ज्यादा है तो घटाओ और सुरक्षित बॉन्ड में पैसा लगाओ। अगर तुम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या हर महीने बराबर पैसा लगाना कर रहे हो तो उसे जारी रख सकते हो, लेकिन नए सिरे से शुरू करना सही नहीं होगा। साफ कहें तो 1972 की शुरुआत का लेवल उतना ही रिस्की है जितना 1964 में था। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए